मेरे आँखों की नींद और चैन तो मानो खो ही गया था। घंटों बिस्तर पर लेटे हुए यही सोचती रहती, कैसे निकला जाए इस सब से। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कैसे मैं राहुल के चंगुल से छूट सकती हूँ। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। लाचार, बेबस, गलती भी तो मेरी थी। जब चाहता पैसे की मांग करता। जीना दूभर हो गया था। लगातार मुझे ब्लैकमेल किए जा रहा था। फिर मेरा ध्यान ऋतु की ओर गया। क्या ऋतु ये सब कर रही है? कैसे कर सकती है वह ये सब? इतनी भोली भाली दिखने वाली ऋतु मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? कहीं उसने अपने पति से तो मुझे फ़ोन नहीं करवाया। गलती भी तो मेरी थी, जो मैंने सब कुछ अपने अतीत का उसके सामने रख दिया था और उसे ब्लैकमेल करने का मौका मिल गया हो। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने आप को झटका, नहीं, ऋतु नहीं कर सकती ऐसा। फिर कौन है राहुल? बात ज़्यादा पुरानी नहीं थी। 4 माह पहले ही मैंने अपने पति के साथ स्विट्ज़रलैंड घूमने गई थी। तब मुझे दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मेरी मुलाकात ऋतु से हुई। वे और नवीन भी स्विट्ज़रलैंड घूमने जा रहे थे। ऋतु का नेचर काफ़ी मुझसे मिलता था। बात बात पर हंसने वाली ऋतु मेरी अच्छी दोस्त बन गई। ऋतु का हस्बैंड भी काफ़ी सरल स्वभाव था, सुलझा हुआ इंसान। जैसी ऋतु वैसी उसका पति नवीन, मेड फॉर ईच अदर। मैं उन दोनों को देखकर यही सोचती, काश साहिल भी ऐसी स्वभाव का होता। परंतु साहिल नवीन के विपरीत गंभीर स्वभाव का इंसान था, जबकि मैं खुले विचारों वाली। स्विट्ज़रलैंड की यात्रा के दौरान हम लोग आपस में बहुत घुल मिल गए थे। एक दिन मैं ऋतु को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। ऋतु ने एक्सेप्ट कर लिया। व्हाट्सएप पर कमेंट्स और बातों का सिलसिला शुरू हुआ और घंटों हम दोनों एक दूसरे से चैट करते रहते। धीरे धीरे ये सिलसिला व्यक्तिगत स्तर पर आ गया। एक दूसरे की पसंद और रुचि से लेकर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, बचपन के बीते दिनों की बात साझा करने लगे। एक दिन ऋतु ने अपना दिल खोलकर मेरे सामने रख दिया। शादी से पहले का प्यार और शादी तक सब कुछ बता दिया। शादी से पहले ही नवीन और ऋतु एक दूसरे को जानते थे। इन दोनों की किस तरह मुलाकात हुई और फिर इन दोनों की शादी कैसे हुई, क्योंकि नवीन और ऋतु दोनों अलग अलग धर्म और जाति थे। फिर उन दोनों ने अपनी सोच समझ से अपने मम्मी पापा को मनाया और किस तरह कितनी अड़चनों को पार कर दोनों की शादी हुई। सब कुछ ऋतु ने मुझे बताया। उस दिन मानो मेरा दिल भी अजीब सी हलचल पैदा हो गई और अपना अतीत मुझे याद आ गया। सोचा मैं भी अपने अतीत के बारे में ऋतु से कुछ बात कर सकूं, परंतु मैं हिम्मत ना कर पाई। मुझे ऐसा लगा पता नहीं ऋतु मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैं ज़रा भी हिम्मत ना दिखा पा रही थी। अगली रात अपने आप को रोक भी ना पाई। बहुत भारीपन महसूस कर रही थी। मैंने भी एक रात व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दिया ऋतु को कि मेरा भी एक अतीत है। मैं भी किसी से प्यार करती थी, परंतु मेरा प्यार मिल ना सका। मेरी शादी साहिल से हो गई। फिर ऋतु ने रिप्लाई में आश्चर्य वाली इमोजी के साथ मैसेज मुझे लिखकर भेजा कि वे कौन था, मुझे तो बताओ। तब मैंने ऋतु को अपनी लव स्टोरी बतानी शुरू की। मैंने बताया कि संजय नाम था उसका। वह हमारी गली में रहता था। जिस कॉलेज में मैं पढ़ती वह उसी कॉलेज में पढ़ता था। वह मेरा सीनियर था। फिर उसने एक दिन अपने दोस्त के हाथों मुझे लेटर भेजा, जिसमें लिखा था कि वह मुझे पसंद करता है और मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। पहले तो मैं डर गई, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट इंसान थे। उन्हें पसंद नहीं था कि लड़कियां आपस में फ्रेंडशिप करें। मैं इतनी दुविधा में थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। काफ़ी दिन मैं इसी वजह से कॉलेज नहीं गई। फिर एक दिन मेरी कॉलेज की फ्रेंड ने मुझे आकर पूछा कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो। फिर मैंने सारी बात अपनी फ्रेंड को बताई। उसने मुझे कहा तुम पापा तक ये बात पहुंचने ही मत देना, और सिर्फ वो तुमसे दोस्ती करना चाहता है। इसमें हर्ज ही क्या है? क्या लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते? फिर मैंने हिम्मत करके अगले दिन कॉलेज जाकर उसकी दोस्ती को एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या था, हम दोनों दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ और एक दिन संजय ने मुझे अपना नंबर दिया और कहा मुझसे कोई भी काम हो इस पर बात कर लिया करो। फिर मैं भी अपना नंबर संजय को दे आई। फिर हम दोनों के बीच फ़ोन से बातों का सिलसिला शुरू हो गया। हम दोनों फ़ोन पर ही बातें करते, घंटों घंटों हम फ़ोन से ही लगे रहते। फिर एक दिन संजय ने मुझे अपनी फीलिंग्स फ़ोन पर ही बताई और बोला कि वह मुझसे बहुत पसंद करता है और इस रिश्ते को नया मोड़ देना चाहता है। मैं भी अब उसे पसंद करने लगी थी। वे मेरी अब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को पूरा करता। फिर हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। अब हमारी बातें रातों को फ़ोन पर भी होने लगी थी। घंटों हम बातें करते रहते। कब रात से दिन होता हमें पता ना चलता। दुनिया से बेखबर हम दोनों अपने प्यार में खोए रहते। हमारा प्यार सारी हदें पार कर रहा था। हमें विश्वास था कि हम अपने प्यार के बल पर
अपने घर वालों को मना लेंगे, वह लोग राज़ी हो जाएंगे। इसी विश्वास के चलते मैंने खुद को संजय को सौंप दिया। मैं ऋतु को व्हाट्सएप पर आगे लिखा। उस दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी मम्मा पापा ने मेरे पास आकर मुझसे शादी को कहा। पापा ने कहा, अब हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छा सा लड़का दिखकर तुम्हारी शादी कर दें। मैं उस दिन पापा की बातों से डर गई और ज़्यादा कुछ न बोलते हुए बस मैंने पापा से कहा, मैं अभी साफ शादी नहीं करना चाहती, अभी मुझे पढ़ाई और करनी है। तब पापा ने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वो मेरी शादी को लेकर काफ़ी गंभीर थे। एक दिन पापा ने मुझे बताया कि एक अच्छे परिवार का लड़का देखा है हमने तुम्हारे लिए। काफ़ी अच्छा परिवार है लड़के का, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और अगले हफ्ते तुम्हें देखने आ रहा है। तब पापा की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बहुत हिम्मत जताकर पापा से ये बात कही कि पापा, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, आप उससे बात कर लीजिए। ये बात सुनकर पापा बहुत ज़्यादा सुन हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था उनकी सीधी सादी दिखने वाली बेटी ऐसी कदम भी उठा सकती है। उन्होंने नाराज़ होते हुए मुझसे पूछा, कौन है वह लड़का। मैंने संजय का नाम पता बताया तो पापा का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने कहा कि कभी भी उस परिवार से अपनी बेटी का रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। मैं अंदर तक हिल गई। मुझे लगा कि मेरे सपनों का महल पूरी तरह से धराशायी हो गया। मैंने तो संजय को सब कुछ सौंप दिया था, डरती हिलती हुई नज़र आ रही थी। उस दिन मुझे पापा और घर का कोई भी इंसान मेरे इस रिश्ते को लेकर राज़ी नहीं था। अब मेरा कॉलेज भी जाना बंद करवा दिया गया था, मेरा मोबाइल भी छीन लिया। फिर अगले ही दिन साहिल और उसके घर वाले मुझे देखने आ गए। मुझे पसंद कर लिया गया, रिश्ता पक्का हो गया। पापा ने हिदायत कर दी कि संजय का जिक्र भी भूल कर ना करें। इस तरह मेरी शादी साहिल से हो गई। मैं अतीत भूलकर अपना घर बसाने लगी। शादी को 2 साल हो गए। मैंने व्हाट्सएप पर ऋतु को अपने अतीत की बातें शेयर की और संजय का फ़ोटो भी भेजा, जो मैंने फेसबुक अकाउंट से डाउनलोड किया था। तब ऋतु ने कहा, अरे वाह मैडम, तुमने तो बाखूबी हैंडल कर लिया अपनी लाइफ को। ऋतु ने मेरी सारी कहानी सुनकर लिखा। इस तरह हंसी मजाक करते हुए हम दोनों सो गए। सुबह मेरी नंद ने दरवाज़ा खटखटाया, भाभी उठ जाइए, सुबह के 11 बज चुके हैं, नहाकर नाश्ता कर लो। मैं हड़बड़ा कर उठी और फ्रेश होकर तैयार होकर किचन की ओर आ गई। नाश्ता तैयार कर डाइनिंग पर लगाया। तब तक साहिल भी तैयार होकर डाइनिंग पर आ गए थे। हम दोनों ने नाश्ता किया। तभी ख्याल आया कि मेरा मोबाइल कहाँ है। मैं इधर उधर देखने लगी, लेकिन मेरा मोबाइल मुझे कहीं नहीं नज़र आ रहा था। मैं अपने कमरे की ओर गई तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी ननद के हाथ में मेरा मोबाइल था। मैं उसे खोल ही रही थी, मैंने झट से उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। हालांकि मैं मेरी इस हरकत से थोड़ा बहुत भौचक्का रह गई। फिर मैंने बात बनाते हुए कहा, अरे बहुत देर हो गई है मुझे ढूंढते ढूंढते, तुम्हारे पास था ये, चलो जल्दी मेरे साथ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया सी खीर पकाई है, जल्दी चलो, मम्मी बुला रही है। मैंने बात बनाते हुए उसका ध्यान भटकाया। वे खुश होते हुए बोली, अरे वाह, आखिर वह तो मेरी फेवरेट है, कहती हुई कमरे से बाहर चली गई। अब मेरी सास से मेरी सास आई। अगर ये सारी बातें मेरी नंद को पता चल जाती तो अनर्थ ही हो जाता। शायद आज मेरा खेलता खुशहाल परिवार बर्बाद हो जाता। मैं जल्दी ही वह सारी चैट डिलीट कर दी जो ऋतु को लिखी थी। फिर एक दिन मेरे पास अननोन नंबर से फ़ोन आता है। वह अपना नाम राहुल बताता है। आवाज़ कुछ जानी पहचानी थी, परंतु मैं समझ नहीं पा रही थी कौन है राहुल। राहुल फ़ोन पर वह इंसान था जो मेरे अतीत के बारे में सब कुछ जानता था। उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने संजय और मेरे बीच हुई सब बातें इस तरह बता दी जैसे मानो मैंने ही उसे सब कुछ बताया हो, और साहिल को सब कुछ बताने की धमकी देता रहा। एक दिन न बताने के लिए उसने मुझे पैसों की डिमांड शुरू कर दी। मैं इस डर से उसके बताए हुए पता पर पैसे भेजती रहती। ये सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। मेरी तो मानो रातों की नींद ही खराब हो गई थी। मेरी सेहत को देखते हुए साहिल भी मुझसे सवाल करने लगे थे कि तुम्हें ऐसी कौन सी चिंता है जिसके चलते दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हो। मैं उन्हें टाल देती, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। मैं काफ़ी बार हिम्मत भी की कि मैं साहिल को सब कुछ बता दूँ। फिर एक दिन उसने मुझसे मिलने के लिए 2 लाख रुपए लेकर एक अलग पते पर आने की डिमांड की। इतने पैसों का इंतज़ाम मैं कहाँ से करती। मैंने मम्मी का जो सेट मुझे शादी में दिया था, 2 कंगन, और वह सेट मैंने उसे बेच दिया और पैसे लेकर बताए गए उस पते पर पहुँच गई। जब मैं उस होटल में पहुँची तो होटल के कमरे में पहुँचने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहाँ साहिल खड़ी थी। मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया। मैं बेहोश होकर जैसे ही ज़मीन पर गिरने लगी, तभी साहिल ने लपक कर मुझे उठा लिया और बोले, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
तुम्हें ज़रा भी मुझ पर विश्वास नहीं था। अरे पति पत्नी का रिश्ता तो एक दूसरे के भरोसे पर टिका होता है। आज तुम्हें मुझे इस काबिल भी ना समझा कि तुम मुझ पर भरोसा कर सको। मैं बस एक टकाटक उन्हें देख रही थी। वे बोले जा रहे थे। ये सब क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब साहिल ने मुझे बताया, उस रोज़ जब तुम मुझे डाइनिंग पर खाना देने आई थी, तब अपना मोबाइल वहीं छोड़ गई थी। तब मैंने तुम्हारी और ऋतु की सारी चैट पढ़ ली। मुझे उस दिन तुम पर बहुत गुस्सा आया कि तुमने मुझसे पर विश्वास न करते हुए ऋतु को ये सब बात बताई। मैं साहिल के कदमों में गिर गई। साहिल, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे डर था कि अगर ये बात तुम्हें पता चल जाए तो कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। मैं पहले तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। तब साहिल ने मुझे उठाते हुए गले लगाया और बोले, पगली, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ। एक बार विश्वास तो किया होता और मैं तुम्हारा पास था और मैं आज हूँ। ये कहते हुए संजय ने मुझे गले लगा लिया। सो थैंक यू सब मेरे व्यूवर्स। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़